गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12 में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन बीएम का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमारा जो अध्याय नंबर 14 है CSR, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हमने अभी तक प्रबंधकों के जितने भी जिम्मेदारी है, सरकार के प्रति दायित्व तक पढ़ लिया था। कल मैंने आपको सरकार के प्रति दायित्व और स्थानीय जन समुदाय के प्रति दायित्व को पढ़ाया था। तो स्थानीय जन समुदाय के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, सरकार के प्रति क्या दायित्व है। तो सरकार के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उसको बेटा हम एक बार फिर पढ़ेंगे। तो प्रबंधकों को चाहिए, क्योंकि प्रबंधक है खुद एक निगमीय नागरिक है, वो उस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उस कंपनी से, संगठन से, इकाई से, उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अतः सरकार के प्रति उसके कुछ दायित्व हैं, जैसे कि सभी सरकारी जो नियम हैं, कानून हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो नया कंपनी अधिनियम आ चुका है 2013 का, सभी सरकारी नियमों व कानूनों का पालन करना चाहिए। दूसरा, सरकार की नीतियों के अनुरूप सरकार जैसी चाहती है, सरकार ने जो रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, तो सरकार की नीतियों के हिसाब से व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। तीसरा, व्यवसायिक उत्पादन क्षमता, जो हमारी व्यवसाय की उत्पादन क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, जितना उत्पादन हम कर रहे हैं, तो व्यवसायिक उत्पादन क्षमता और लाइसेंस क्षमता का पूर्ण उपयोग हमें करना चाहिए। चौथा बिंदु है राष्ट्रीय हित में जो देश के आर्थिक संसाधन है, जो आर्थिक संसाधन है, जो वन है, जंगल है, भूमि है, जल है, खनिज है, पहाड़ है, मिट्टी है, चट्टानें हैं, जो भी हमारे देश के आर्थिक संसाधन है, जो भी खनिज मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, चाहे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, अब्रक है, उनका विदोहन करना, उनका समुचित मात्रा में उपयोग करना। चौथा या पांचवा, सरकारी क्षेत्र की प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना, भ्रष्टाचार न करना, और भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बढ़ावा न देना, भ्रष्टाचार न करना और भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से उसके भ्रष्टाचार को बढ़ाने में योगदान नहीं देना। इसके अतिरिक्त क्योंकि वर्तमान में जीएसटी है, तो एक व्यावसायिक इकाई, उद्योग, निगम, फैक्ट्री के प्रबंधक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम करों का भुगतान करें, सरकार को सही विवरण दें। सातवां है राष्ट्रीय कार्यक्रम, जितने भी राष्ट्रीय बचत के कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, अल्प बचत, परिवार कल्याण, सरकारी नीतियों की क्रियान्वयन कैसे हो, सरकारी नीतियां सही ढंग से कैसे लागू हो, सरकार ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम बनाए जिससे उद्योगों को, लोगों को रोजगार मिले, सरकार के द्वारा जो रोजगार और परिवार कल्याण के लिए जो नीतियां हैं उनको हम सही ढंग से लागू करें। आज हम बच्चों जो हमारा 12वां और जो अंतिम पॉइंट है प्रबंधक का विश्व के प्रति दायित्व, विश्व के प्रति उसकी भूमिका। आज आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का युग है, जिसमें विभिन्न देशों के बीच में परस्पर सहयोग और तीव्र एकीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, दुनिया के देशों में व्यापारिक क्रिया है वो तेजी से बढ़ रही है, व्यापार है वो वैश्विक हो गया है, ग्लोबल हो गया है। आज दुनिया का कोई देश दूसरे देश से अछूता नहीं है। आज सभी देशों की कंपनियां, उद्योग, निगम, इकाइयां वो अपने ब्रांड को, वो अपने उत्पाद को इंटरनेशनल बिक्री के लिए उपलब्ध कराती है। एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कई देशों के साथ अपना व्यापार संचालित करती है।
तो आज व्यवसाय का स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अतः प्रबंधकों का दायित्व है कि संपूर्ण विश्व के प्रति उत्पन्न हो गया है। प्रबंधक या सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर उसके निम्नलिखित कार्य हैं। उसको क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय व्यापार में वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। तो प्रबंधकों की ये जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रोग्रेस कैसे हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कैसे फले फूले, इसमें सहयोग करना चाहिए। अन्य राष्ट्रों की व्यावसायिक नीति घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना, अन्य नए करना होगा बेटा, इसमें नए करना। अन्य राष्ट्रों की व्यावसायिक नीति और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यापारिक नीतियां हर देश की अपनी होती है, घरेलू मामले होते हैं उनके अपने होते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और तकनीकों को अपनाना, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, नेट है, इंटरनेट का युग है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नीति और तकनीकों को अपनाना चाहिए, प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। प्रौद्योगिकी कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, किसी चीज़ को अपनाने या किसी चीज़ को नया अपनाने की हमें छूट होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी है, आज है वो जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी उत्पाद है, जो भी सेवा है, उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और तकनीकों को हमें अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कैसे बढ़े, तकनीकों विकास कैसे हो, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई उद्यमिता, नई नई शोध व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे हो, तो प्रौद्योगिकी और तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जो व्यावसायिक जो नैतिकता है, जो संहिता है, उसका पालन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नैतिकता, नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम आचार संहिता कहते हैं, उसका पालन हमें करना चाहिए। तो जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक नैतिकता है, जो नैतिक मूल्य है, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, परस्पर प्रेम, भाईचारा, समानता, भ्रातृत्व का जो भाव है, जो व्यावसायिक नैतिकता है, व्यापार में आने वाली नैतिकता है, साख है, व्यापार में माल को उधार देने की प्रणाली है, जो भी व्यापार की कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता है, जो भी नियम है, उन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता और नियमों का हमें सही ढंग से पालन करना चाहिए। दूसरे देशों के जो भी मूल्य हैं, नैतिकता के मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, सिद्धांत है, तो हमारा एक देश के रूप में एक दायित्व है कि हम जो दूसरे देश हैं, दुनिया के अन्य देश हैं, उनकी जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनका आदर करें, उनकी रक्षा करें। तो अन्य देशों में के जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, परंपरा है, सिद्धांत है, मान्यताएं हैं, उनका हमें समुचित आदर करना चाहिए। तो अन्य देशों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आदर दोगे तो आदर पाओगे। तो यदि हम दूसरे देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक, संस्कृति के, धर्म के, परंपरा के, मान्यता के, सिद्धांतों के जो भी मूल्य हैं, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, भाईचारा, जो सम्मान के मूल्य हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे भारत और चीन जैसे देश, और पिछड़े देश हैं, जो एशिया और अफ्रीका के बहुत से पिछड़े देश हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम विकासशील हैं, तो उन्हें हमें तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देनी चाहिए। उन देशों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, ऐसे देशों में हमें उद्योग, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, निगम इकाइयाँ और वहाँ के लोगों को हायर करके वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो अफ्रीका के जो देश हैं वो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं। तो हमारे जैसे देशों का दायित्व यही है कि हम न केवल उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें, बल्कि तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल और उनको सहायता दें। इसके अतिरिक्त जो पिछड़े देश हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर है, ऐसे पिछड़े हुए देशों में हमें उद्योग इकाई, व्यवसाय, उद्योग इकाई, कारखाने, फैक्ट्री, निगम, ये सब लगानी चाहिए।
कच्चा माल वहाँ से लेना चाहिए, तैयार कच्चे माल की सही कीमत दे, तैयार माल या तैयार सामान करके उस देशों में उन्हें बेचना चाहिए, वहाँ के लोगों को हायर करना चाहिए, वहाँ की ज़मीनों को खरीदना चाहिए, वहाँ के उद्योग इकाई फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को, स्थानीय जन समुदाय, स्थानीय समाज को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों में दुराग्रह का भाव पैदा नहीं हो। तो पिछड़े राष्ट्र हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, संस्कृति की दृष्टि से पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विश्वविद्यालय, स्कूल, आर्थिक समृद्धि वाले प्रशिक्षण, जो व्यावसायिक कोर्स है, CA CS है, जो अन्य व्यावसायिक कोर्स है, वहाँ शुरू करने चाहिए, जिससे कि व्यावसायिक रूप से कुशल लोग हैं वो सामने आए। इसके अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए? न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन हो, सामाजिक संबंध वो सौहार्दपूर्ण रहे, अच्छे संबंध रहे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सामाजिक संबंध अच्छे रहें, कुशल रहें, सामाजिक संबंधों में दुराग्रह पैदा नहीं हो। तो न्यायोचित व्यवहार करना, जो जिसका हक है उसे उसका हक मिलना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, हेल्दी कंपटीशन हो, गलाकार प्रतियोगिता न हो, सौहार्दपूर्ण, अच्छे, मधुर, मीठे संबंधों पर हमें एक प्रबंध के रूप में, एक निगम के CEO के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिन पिछड़े देशों में हम उद्योग, कारखाने, इकाई, फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, उन लोगों के साथ हमें वहाँ के स्थानीय जन समुदाय को बढ़ावा देना चाहिए, उनके साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण संबंध रखने चाहिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR कहते हैं, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। कोऑपरेट, S माने सोशल, R माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेट सोशल, सोशल में L नहीं है यहाँ पर तो L लगा देता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। व्यवसाय का समाज के प्रति विभिन्न रूप से उन्हें उत्तरदायित्व होता है, अतः व्यवसाय से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में, क्योंकि व्यवसाय है वो समाज में होता है, समाज से पैसा कमाता है, तो उसे समाज के प्रति, समाज के विभिन्न रूपों के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व हो जाती हैं। तो व्यवसायी से ये अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, जो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उन विभिन्न वर्गों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व हो जाती हैं। इस दृष्टि से सरकार और व्यावसायिक संगठनों द्वारा समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा और व्यावसायिक संगठनों, इकाइयों, उद्योगों, फैक्ट्रियों के द्वारा समय समय पर इसके लिए विविध प्रयास भी किए गए, लेकिन इसे कानूनी स्वरूप देने की पहली प्रक्रिया है वो कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से शुरू हुई। तो कंपनी एक्ट, पहली बार कंपनी, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से इसे निरूपित किया गया है, इसे निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल किया गया। तो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013। तो सामान्य शब्दों में CSR क्या है? सामान्य शब्दों में CSR ये क्या है? सामान्य शब्दों में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? व्यवसाय द्वारा, व्यापार द्वारा, वाणिज्य द्वारा, उद्योगों के द्वारा समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समूह हैं, उनके प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व है, सामाजिक क्रियाएं हैं, उनकी गतिविधियों से है। तो निगमीय CSR का अभिप्राय क्या है? व्यवसाय द्वारा, आर्थिक लाभ द्वारा समाज के जितने भी वर्ग हैं, इन विभिन्न वर्गों के हितों के लिए की जाने वाली जो सामाजिक क्रिया और गतिविधियों से है। तो CSR क्या है? व्यापार के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, लाभ के द्वारा समाज में जितने भी वर्ग हैं, उनके प्रति की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रिया और गतिविधियों से अभिप्राय निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है।
तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? सामान्य परिभाषा, इसको आपको अंडरलाइन करना है, लिखना भी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो व्यापार के द्वारा जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के हित में की जाने वाले कार्य और गतिविधियों का अभिप्राय CSR या निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। CSR की धारा 135 क्या कहती है? धारा 135 कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 द्वारा बड़ी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक दायित्व सौंपा गया है, ताकि देश के आर्थिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योग है, इकाइयाँ हैं, फैक्ट्रियाँ जो जिनका टर्नओवर सालाना 1000 करोड़ से या 500 करोड़ तक से ऊपर होता है, तो उनका देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान और विकास में उनकी सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित की गई है। कंपनी एक्ट की धारा 135 जो ऊपर आ गई है, ये वेरी मोस्ट यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू है। कंपनी एक्ट की धारा 135 135 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ यानी उसकी बाजार वैल्यू 500 करोड़ या उससे अधिक हो और सकल घरेलू उत्पाद में 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, GDP में उसका योगदान 1000 करोड़ से अधिक हो और वह विशुद्ध रूप से वर्ष में साल में 5 करोड़ रुपए लाभ कमाती हो, उसे अपने एक निदेशक मंडल रखना होगा जिसमें 3 से अधिक निदेशकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR समिति या कमेटी का गठन होगा। इन निदेशकों में से एक जो निदेशक होगा वो स्वतंत्र होगा और वो स्वतंत्र निदेशक के रूप में सरकार उसकी नियुक्ति करेगी। तो कोई भी कंपनी हो, धारा 135 क्या कहती है? कोई भी कंपनी जिसकी बाजार वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर हो, सालाना GDP में उसका योगदान 1000 करोड़ का हो और जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ का मुनाफा कमाती हो, तो ऐसी कंपनी को अपने निदेशक मंडल में 3 सदस्यीय CSR समिति है उसका गठन करना होगा और इन निदेशकों में से एक जो निदेशक होगा वो स्वतंत्र निदेशक या बाहरी होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, वेरी मोस्ट है ये, वेरी मोस्ट। तो आपको ये वेरी मोस्ट है वो करना है। मैंने आपको इसको समझा दिए है। धारा 135 कंपनी एक्ट 135, ये वेरी मोस्ट, इसको लिखना है, याद करना है, समझना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।